चैप्टर नंबर 5। दिस चैप्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, नाम दिख रहा है स्क्रीन पे, रिलीफ एंड रेमेडीज। क्या नाम है? रिलीफ एंड रेमेडीज। अब ये क्या होता है रिलीफ एंड रेमेडीज? ये क्या होता है समझते हैं, समझो। रिलीफ एंड रेमेडीज, ये जो चैप्टर है ये मस्त चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, कुछ है नहीं ज्यादा, माल मसाला तो नहीं है ज्यादा इस चैप्टर में, लेकिन जो भी है बहुत मस्त है। एक बार समझ लेते हैं पहले क्या है साथ में, ठीक है? उसके बाद अपन देखते हैं, डिस्कस करते हैं, समरी नोट्स में से देखेंगे, मॉड्यूल में से देखेंगे, वैसे ही जैसे अपन हर चैप्टर किए हुए, हर एक चैप्टर जो किया है उसी तरह से इसको भी अपन सॉर्ट करते हैं। चल चैप्टर का नाम पहले देखते हैं, रिलीफ एंड रेमेडीज। ठीक है, नाम का मतलब पहले समझना जरूरी है। अगर नाम का मीनिंग ही नहीं समझा तो चैप्टर में क्या पढ़ेगा, है कि नहीं? चलो फिर पहले चैप्टर का नाम समझते हैं, रिलीफ एंड रेमेडीज। ये क्या कहना चाहता है? सबसे पहले ये बात करता है अबाउट रिलीफ। किस बात से रिलीफ? कोई त्रास दे रहा है, कोई तकलीफ है तुमको, जीवन का तकलीफ है, लाइफ का तकलीफ है, कंपनी लॉ का तकलीफ है, सेबी का तकलीफ है, किस बात का तकलीफ है, कौन से तकलीफ के रिलीफ का बात तुम इधर कर रहा है, वो देखना पड़ेगा। एक दूसरा, रेमेडीज। रेमेडीज का मतलब क्या होता है? रेमेडी मतलब तकलीफ है तो उसका सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन क्या निकाल सकते हैं, सोल्यूशन कौन निकाल सकता है, सोल्यूशन कितना निकाल सकता है, सोल्यूशन निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, समझ रहे हैं? वो सारी चीजें अपन रेमेडीज वाले पार्ट में देखेंगे। अब हेडिंग को एक बार थोड़ा सा इलेबोरेट करके देखते हैं। सबसे पहले रिलीफ की बात करते हैं। रिलीफ, so you are talking about relief over here, okay? So ये relief, the point that we are trying to make in relief over here, what are we actually trying to understand in this relief part? अपना मेन एम, मेन इंटेंशन क्या है यहाँ पे रिलीफ वाले पार्ट में, वो समझने का ट्राई करते हैं। ओके, तो ये रिलीफ वाले पार्ट में अपना मेन पॉइंट क्या है? सो सी, होता कैसा है ना, कंपनी लॉ के अंदर बहुत सारा पेनल्टीज, बहुत सारा पेनल्टीज है। और ना सिर्फ कंपनी लॉ के अंदर, पेनल्टीज तो तुम्हारा सेबी में भी है, सेबी में भी है, कंपटीशन एक्ट में भी है, कंपटीशन एक्ट में भी है, फेमा में भी है, फेमा में भी है, हर लॉ में यार पेनल्टीज तो है कि नहीं? तो फिर रिलीफ में हम क्या बात करेंगे? तो सी, पेनल्टीज जो है ना वो दो टाइप का होता है, ठीक है? एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ मैं तुमको पहले। एक होता है मेरा जो पाप है, मेरा पाप या तो होता है कॉग्निजेबल टाइप का, या फिर मेरा पाप होता है नॉन कॉग्निजेबल टाइप का, बरोबर? सर ये क्या होता है कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल? देख, कॉग्निजेबल जो होता है ना, कॉग्निजेबल ये बड़ा वाला पाप होता है, और नॉन कॉग्निजेबल जो होता है वो छोटा वाला पाप होता है। कॉग्निजेबल का मतलब होता है ये जो पाप है ना ये नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल का मतलब इसमें तेरे को बेल भी नहीं मिल सकता। अगर अरेस्ट हुआ है, इम्प्रिजनमेंट हुआ है, बेल का भी ऑप्शन नहीं मिलेगा। नॉन कॉग्निजेबल सीधी सी बात है, ये तो बेलेबल ही होगा, है कि नहीं? कॉग्निजेबल जो है नॉन बेलेबल है। नॉन बेलेबल है मतलब कि भयंकर वाला पाप है। मतलब कि यहाँ पर अगर मैं अरेस्ट करने आता हूँ ना, वारंट इज इक्वल टू नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं इधर अरेस्ट करने को आता हूं तो यहां पर बोला है वारंट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड, वेरी मच रिक्वायर्ड, समझे? फिर आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं ये क्या बोलता है। ये बोलता है, ये बोलता है, ये बोलता है कि ये जो पाप है ये ऑब्वियसली बहुत बड़ा पाप है, इट इज अ मोर सीरियस ऑफेंस। ये है, ये तो फिर चिंदी से होएगा ना, लेस सीरियस ऑफेंस, है कि नहीं? मतलब इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है? अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, अब पॉइंट पे आता हूँ। अब ध्यान देना, ये देखो, ये वाला और ये वाला, ये जो नॉन बेलेबल है, ये जो कॉग्निजेबल है, ये जो बड़ा वाला पाप है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉन
कंपाउंडेबल, और इसको बोलेंगे कंपाउंडेबल। दो टाइप के बोले ना अपन ने, एक नॉन कंपाउंडेबल, दूसरा कंपाउंडेबल। बस रिलीफ में अपने को कंपाउंडेबल ऑफेंसेस के बारे में पढ़ना है। सो सर व्हाट इज कंपाउंडेबल एंड सर व्हाट इज नॉन कंपाउंडेबल, चलो समझते हैं। अब ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस या नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस को विस्तार पूर्वक पढ़ना है, तो इसके लिए अपने को रुख करना पड़ेगा टुवर्ड्स सेक्शन 441, जो अपन करेंगे 5 मिनट के बाद। 5 मिनट अपन जरा नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं। कंपाउंडेबल और नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है? सी, पाप जो होते हैं ना, अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है इम्प्रिजनमेंट, एक होता है इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, एक होता है इम्प्रिजनमेंट और फाइन और कोर्ट, है ना। ये मतलब कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, इस टाइप का तुमको पाप्स का पेनल्टी लगता है, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर पाप्स का जो पेनल्टी लगता है ना, ये इम्प्रिजनमेंट लगा दिया या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन लगा दिया या इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ लगा दिया, तो ये वाले केस में इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ, खाली इम्प्रिजनमेंट अगर हुआ, या फिर यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट के साथ एंड लगाया हुआ है, मतलब यार ये तो भयंकर वाला पाप लग रहा है सुनने में, क्योंकि ये तो ऑप्शनल है ना। बड़ा वाला हुआ, लगा जेल में डालना पड़ा तो डालेंगे, नहीं तो नहीं डालेंगे, खाली फाइन मार के छोड़ देंगे, ओनली फाइन डाल देंगे, मतलब इम्प्रिजनमेंट 0, ओनली फाइन। तो ये तो आसान है, इसको बोलते हैं कंपाउंडेबल, समझ रहे? लेकिन कंपाउंडेबल ऑफेंस का कोई डेफिनेशन या मीनिंग नहीं है। लॉ के अंदर अगर देखोगे तो कंपाउंडेबल ऑफेंस का कोई डेफिनेशन नहीं है, मीनिंग भी नहीं है। लेकिन सर फिर समझ में कैसे आएगा? इंटरप्रिटेशन है। इंटरप्रिटेशन क्या है बोलता है? इंटरप्रिटेशन बोलता है कोई भी ऐसा ऑफेंस जिसमें खाली इम्प्रिजनमेंट या इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन, अगर इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ तो उसको बोलते हैं हम कंपाउंडेबल ऑफेंस। समझ में आया? Any offense as per the law which does not contain the penalty of only imprisonment or imprisonment and fine is known as compoundable offense, जहाँ पे imprisonment और fine और both होता है। ये क्या होता है सर इसमें? अरे यही तो है तुम्हारा चैप्टर रिलीफ। तुम सी, होता कैसा है ना, यहाँ पे रिलीफ का मतलब क्या है? रिलीफ का मतलब पाप हुआ है, पनिशमेंट मिलने वाला है, पनिशमेंट मिल सकता है, पनिशमेंट मिलेगा, लेकिन हमको नहीं चाहिए कि इतना बड़ा पनिशमेंट मिले। मतलब मैंने तो यार छोटा सा पाप किया है, छोटा सा पाप किया, एकदम 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 चिट्टू सा, ठीक है नहीं, चेन स्नैचिंग किया मैंने, चेन स्नैचिंग। बड़ा पाप के छोटा पाप? सॉरी ये तो बड़ा पाप होता है। हाँ होता है, मतलब ऐसे सुनने में तो लगता है बड़ा पाप है। अभी जिसका चेन स्नैच किया ना, 10 रुपए का इमिटेशन का चेन पहना था, नकली वाला। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि वो पाप नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पनिशमेंट नहीं लगना चाहिए, अरे लेकिन पाप देख, पेनल्टी देख, कुछ तो लॉजिक होना चाहिए। समझ में आ रहा है? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो होता ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिफॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन द रिपीटेशन ऑफ द डिफॉल्ट, एक ही पाप घड़ी घड़ी किया, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी ऑफ द डिफॉल्ट, डिपेंडिंग अपॉन डिफॉल्ट, हम ये तय कर सकते हैं कि ये कंपाउंडेबल है या नॉन कंपाउंडेबल है। तो अब सर मेरे हिसाब से कंपाउंडेबल है, आपके हिसाब से नॉन कंपाउंडेबल है, तो उसको कंपाउंडेबल मानेंगे कि नॉन कंपाउंडेबल मानेंगे? हाँ भाई वो तो है, देख भाई दिख रहा है मेरा हाथ, 5 फिंगर्स डिफरेंट साइज। बचपन से घर वाले ये समझाते आते होंगे, तुम्हारा 5 उंगली अलग अलग साइज का है, तुम्हारा 5 उंगली अगर अलग अलग साइज का है मतलब तुम्हारी उंगली में यूनिटी नहीं है, तुम्हारी उंगली में यूनिटी नहीं है, तो दो अलग अलग लोग कैसा सेम यूनिटी के साथ सोच सकता है? वो तो आदमी पूरा अलग है, नेचुरल। तो इसीलिए तो लॉ बनता है ना। तो लॉ में कौन से ऑफेंस को कंपाउंडेबल रखना चाहिए और कौन से ऑफेंस को नॉन कंपाउंडेबल रखना चाहिए, ये कंपनीज एक्ट 2013 ने स्पेसिफाई करके दिया है।
अब ये कंपाउंडिंग वाला ऑफेंस बहुत जबरदस्त है, कंपाउंडिंग वाला कॉन्सेप्ट है, सॉरी, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। लेकिन वो जबरदस्त वाले पार्ट पे आने से पहले तुमको बेसिक बता देता हूँ। और सो क्रक्स तुमको समझ में आया, कोई भी ऐसा टाइप का ऑफेंस जिसमें इम्प्रिजनमेंट है और फाइन और बोथ है तो वो कंपाउंडेबल है, बाकी सारे नॉन कंपाउंडेबल। सर लेकिन ये होता क्या है कंपाउंडेबल? अरे वो तो बताया नहीं अभी तक। कंपाउंडेबल का मतलब क्या? कंपाउंडेबल का मतलब अपना अपना भाषा में बोलेगा ना, मतलब अपना भाषा में जैसा तेरे को मेरे को समझ में आएगा वैसा अपना भाषा में बोलेगा तो कंपाउंडेबल बोले तो क्या होता है मालूम है? कंपाउंडेबल बोले तो जुगाड़। क्या होता है ये? जुगाड़। क्या होता है? जुगाड़। जुगाड़ जुगाड़ कंसेप्ट पे ध्यान दे। जुगाड़ मतलब क्या? मतलब क्या? इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ बोला ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्रिजनमेंट कम कर सकते हैं, थोड़ा सा फाइन कम कर सकते हैं, या दोनों कम कर सकते हैं, या इम्प्रिजनमेंट माफ करके खाली फाइन लगा सकते हैं। समझ रहे? मतलब ये अगर तुमने मुझे बोला है कि सर मैं मानता हूं मेरी गलती हुई है और मैं चाहता हूं कि मेरा ऑफेंस अब कंपाउंड करके दो, तो मैं ये कंसिडर करूं, या फिर तुम मेरे को नहीं बोलते लेकिन मेरे को खुद को ऐसा लगता है कि हाँ यार ठीक है, मतलब ये इतना बड़ा ऑफेंस नहीं है, मैं इस ऑफेंस को कंपाउंडिंग अथॉरिटी के हाथ में दे दूंगा, वो कंपाउंड करके दे देंगे, मतलब कुछ तो इसमें कम करके दे देंगे, तो उसको बोलते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंस। लेकिन अगर इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन है या ओनली इम्प्रिजनमेंट वाला कोई है, वो नॉन कंपाउंडेबल होता है। और सुन सर, ये तो कितना आसान हो गया ऐसा लग रहा होगा ना तुमको कि सर पाप करेंगे फिर कंपाउंड करेंगे, फिर पाप करेंगे फिर कंपाउंड करेंगे, फिर पाप करेंगे फिर कंपाउंड करेंगे। सुन, अपने कान के पर्दे खोल के सुन। अच्छा कान तो खुला होगा, दिमाग खोल के सुन। मोबाइल थोड़ा साइड पे रख देना, जो साइड पे कुछ और गेम वेम खेल रहा है ना, है ना। अब वीडियो लेक्चर चालू है तो क्या बेड पे लेटे लेटे मस्त देख रहा है? बैठ जा सीधा और सीधे बैठ के सुन। कंपाउंडेबल यानी कि तुमको थोड़ा सा रिलीफ दे दिया, इम्प्रिजनमेंट या फाइन या जो भी था उसको थोड़ा सा कम कर दिया। ये सुन करके ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है तुमको, ये सुन करके ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है तुमको। क्यों पता है क्या? सुन, दो चीजें बताता हूँ। पहला, एक बार कंपाउंडिंग किया ना, 3 साल तक शक्ल मत दिखा। 3 साल में कंपाउंडिंग एक ही बार हो सकता है, समझ रहा है? दूसरा दूसरा अगर 3 साल के अंदर कंपाउंडिंग करवाने के बाद 3 साल के अंदर फिर से वही वाला पाप तूने किया, जिस पाप के लिए मैंने तेरी सजा कम करवाई थी, जिस पाप के लिए मैंने कंसिडर करके तेरे को एकदम कम सजा दिलवाई थी, जिस पाप के लिए तेरा इम्प्रिजनमेंट माफ करवाया था, जिस पाप के लिए तेरा फाइन कम करवाया था, वही पाप तूने फिर से किया। अब तो कंपाउंडिंग तो मतलब बेटा तो भूल ही जा, मतलब वो तो भूल ही जा। लेकिन जो पेनल्टी लॉ में लिखा हुआ है ना, वो कंपाउंड तो नहीं होगा, वो तो पड़ेगा। गौर से सुन, पिछली बार जो माफ किया था ना तेरे को पेनल्टी, वो भी पड़ेगा, डबल मारेगा इस बात। समझ में आया? सो कंपाउंडिंग इज अ गुड ऑप्शन वेयर वी आर गिविंग देम अ रिलीफ, बिकॉज सी लॉ में कैसा होता है ना, लॉ का इंटरप्रिटेशन अगर कभी पढ़ोगे तो उसका उसमें एक रूल, अगर पता नहीं तुम लोगों ने पढ़े कि नहीं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन या हेड ऑन रूल या मिसचीफ रूल, ऐसा रूल्स है। ये रूल्स क्या बोलते हैं? वी लॉ का इंटेंशन क्या होता है कि वी डोंट वांट टू जस्ट कीप ऑन पुटिंग पेनल्टी 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 ऑन एवरीबॉडी। नहीं यार, वो इंटेंशन नहीं है हमारा। हमारा इंटेंशन क्या है पता है? हमारा इंटेंशन है, ध्यान से सुनना, हमारा इंटेंशन है कि हम पेनल्टी 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 डालने के बदले कुछ ऐसा करे कि जिससे मिसचीफ जो है ना, जो पाप है ना, वो पाप सप्रेस हो और तुम्हारा रेमेडी एडवांस हो। Suppress the mischief and advance the remedy. This is the main motive behind every law. कोई भी लॉ का ये मोटिव नहीं होता कि ले पेनल्टी मार, ले मजा आए, ले एक और बकरा पेनल्टी, ऐसा नहीं होता है, कभी नहीं होता। समझ में आया? तो रिलीफ के बारे में समझा। रिलीफ मतलब कंपाउंडिंग जो करते हैं उसको एक टाइप का रिलीफ बोला जाता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? ये राजू अंकल लेके आए थे,
कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने राजू अंकल लेके आए थे। राजू अंकल बोले तो जानते हो तुम? नहीं जानते तो तेरे को वैसे ही नहीं मालूम है। इधर देख, राजू अंकल बोलेगा तो राजू रामलिंगम पे जाएगा। इधर राजू अंकल बोले तो अपने राजेंद्र सचार, राजेंद्र सचार। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाया और उस कमिटी को नाम दिया राजेंद्र सचार कमिटी, क्योंकि राजू अंकल उस कमिटी का सर था, हेड था। तो ये राजेंद्र सचार कमिटी जो राजू अंकल के अंडर था, ये कमिटी ने ये ऑप्शन लाया रिलीफ एंड रेमेडीज वाला। ये अंकल ने क्या बोला कि कंपनी लॉ में हर दूसरे सेक्शन में पेनल्टी है, हर दूसरे सेक्शन में पेनल्टी है। अबे इतना सारा पेनल्टी मारोगे और वो भी इतना भारी भारी वाला पेनल्टी मारोगे, आदमी बिजनेस किधर से करेगा यार? मतलब वो डर डर के धंधा करेगा, धंधा कर ही नहीं पाएगा, धंधा करने से उसको डर लगेगा, वो किस तरह से बिजनेस करेगा यार? मतलब तुम कैसे कर सकते हो यार? ये तो गलत है यार, ये तो नहीं होना चाहिए यार। तो राजू अंकल ने बोला रिलीफ लाते हैं, कंपाउंडिंग लाते हैं, और ये कंपाउंडिंग वाले कॉन्सेप्ट की शोध की गई। और ये कंपाउंडिंग मतलब खाली इतना नहीं है, खाली ऐसा कंपाउंडिंग मतलब सेक्शन 441 ऑफ कंपनीज एक्ट, इधर इतने में खाली ये नहीं होता है, ठीक है? यहाँ पे जब मैं कंपाउंडिंग का बात करूँ ना, तो कंपाउंडिंग का ऑप्शन आपको कंपनीज एक्ट में तो मिलता ही मिलता है, लेकिन कंपाउंडिंग का ऑप्शन आपको फेमा में भी मिलता है, और तो और कंपाउंडिंग का ऑप्शन आपको सेबी में भी मिलता है। तुम्हारे लिए मजे की बात क्या है पता है? पहले एक अच्छी बात बताता हूँ, एक बुरी बात बताता हूँ। पहले बुरी वाली बताओ। बुरी वाली बात, अपने को तीनों पढ़ने गए। अच्छी वाली बात, तीनों सेम है। खाली डिफरेंस क्या होएगा? डिफरेंस होएगा कंपनीज एक्ट में कंपाउंडिंग कोई और करेगा, फेमा में कंपाउंडिंग कोई और करेगा, सेबी में कंपाउंडिंग कोई और करेगा, तो उस अथॉरिटी का नाम अलग होगा। समझ रहे ना? पापा सबके अपने अपने बच्चों को अच्छा मैनर सिखाते हैं। बेटा डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर्स। तेरे पापा ने भी यही सिखाया, मेरे पापा ने भी यही सिखाया, तेरे उसके पापा ने भी वही सिखाया, उसके पापा ने भी, सबने सेम ही सिखाया ना। अरे लेकिन पापा तो अलग है ना, है कि नहीं? पापा तो अलग है ना। हाँ, तो ये पापा तो अलग ही होंगे, तो इसके लिए अपने को क्या करना है? यहाँ पे पापा के नाम याद रखना है। अलग अलग मिनिस्ट्री, अलग अलग मिनिस्ट्री के अलग अलग ऑफिसर्स जिनके पास ये पावर है, उनके नाम याद रखना है। तो बस दैट इज का तुम्हारे अथॉरिटीज के नाम बेसिकली। बाकी तीनों में कंपाउंडिंग का मतलब इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ वाला ऑफेंस कंपाउंड हो सकता है। बिफोर द इंस्टीट्यूशन ऑफ ऑफेंस कंपाउंडिंग हो सकता है, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑफेंस भी कंपाउंडिंग हो सकता है, बीच में से भी कंपाउंडिंग अगर करना है तो उसके लिए एक प्रोविजन है जो मैं तुमको वक्त आने पे बताऊंगा। तब तक के लिए ये मान के चलो कि बीच में कंपाउंडिंग नहीं होता है, ठीक है? तुम चाहो तो सुओ मोटो मतलब अपनी इच्छा से भी कंपाउंडिंग करवा सकते हो, एप्लीकेशन देकर के भी कंपाउंडिंग करवा सकते हो, या फिर जो कोर्ट या जिस जुरिस्डिक्शन में एनसीएलटी जिसके पास तुम्हारा केस पेंडिंग है, वो चाहे तो अपने आप से सुओ मोटो तुम्हारे केस में तुमको बोल सकता है कि ले तेरा केस मैं कंपाउंड करके देने को तैयार है। तो इस तरह से कंपाउंडिंग हो सकता है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जहाँ पे अलग अलग लॉज है जहाँ पे तुमको रिलीफ मिलता है, बरोबर? फिर अपन आते हैं रेमेडीज के ऊपर। रेमेडीज, ये क्या होता है रेमेडीज? ध्यान दो, रेमेडीज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट एकदम शाना कॉन्सेप्ट है। ये क्या बोलता है पता है क्या? ये बोलता है कि रिलीफ तो तुमको मिला, बरोबर है? रिलीफ तो तुमको मिला। अब रिलीफ के केस में जहां जहां तुमको रिलीफ मिला है, अगर तुमको रिलीफ नहीं मिला या जितना मिला उससे तुम खुश नहीं हो, या जो भी रिलीफ मिला वो तुमको मतलब नहीं ऐसा मजा आ रहा है, अगर तुमने रिलीफ का एप्लीकेशन दिया था, कंपाउंडिंग का एप्लीकेशन दिया था, बट वो रिजेक्ट हो गया है, मतलब ऐसा कुछ तो तकलीफ है। तो ऐसा तकलीफ है तो उस तकलीफ को ओवरकम करने के लिए क्या क्या रेमेडीज लॉ में अवेलेबल है। तो ये रेमेडीज के अंदर उन्होंने बोला आपके पास आम आदमी या आम कंपनी या आम बॉडी कॉर्पोरेट या आम पार्टनरशिप फर्म होने के नाते एक सबसे महत्वपूर्ण रेमेडी अवेलेबल है, दैट इज एन ऑप्शन टू फाइल अपील। आप कंपनीज एक्ट में हो तो भी अपील फाइल कर सकते हो, आप
एनसीएलटी, एनसीएलटी, सुप्रीम कोर्ट अपील फाइल होता है ना, आप फेमा में हो तो भी अपील फाइल कर सकते हो, आप सेबी में हो तो भी अपील फाइल कर सकते हो, आप कंपटीशन एक्ट में हो तो भी अपील फाइल कर सकते हो। मतलब हर लॉ में अपील तो फाइल करने का ऑप्शन होता ही है अपने पास। तो ये सबसे बड़ा रेमेडी है कि अगर किसी ने बोल दिया ना, बस बोल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। बोल दिया क्या, तू क्या पप्पा है क्या मेरा? पप्पा ने भी बोल दिया बोलेंगे तो मैं उधर भी आर्ग्यूमेंट करेगा अगर मैं सही हूं और वो गलत है कि नहीं? हम सच के साथ है। बोल दिया नहीं, तो यहाँ पे अपील फाइल करने। तो ये अपील के लिए ना मैं क्या करूंगा पता है, ये अपील के लिए मैं तुमको एक फ्लो चार्ट बना के देगा। सब मॉड्यूल से अपील वाला प्रोविजन बढ़ेगा ना, तो ऐसा 3-4 पेज भर के लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा इतना सारा लिखा है कि पहला तो कंपनी एक्ट का पढ़ेगा, फिर तू फेमा का पढ़ेगा तो कंपनी एक्ट और फेमा में कंफ्यूज हो जाएगा, फिर जब सभी पढ़ेगा तब तो माथा ही घूम जाएगा, क्योंकि वो तो अलग ही टेंजेंट होता है एक तो, और दूसरा कंपनी एक्ट और फेमा ऑलरेडी पढ़ चुका है। बाबा रे बाबा। तो इसके लिए मैं क्या करेगा पता है, मैं अपील का एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा, वही पैराग्राफ जो मॉड्यूल में है उसी को मैं कन्वर्ट कर दूंगा फ्लो चार्ट में। लेकिन मजे की बात वो फ्लो चार्ट कोई मामूली फ्लो चार्ट नहीं, वो फ्लो चार्ट मैं कॉलमनर फ्लो चार्ट बना के दूंगा, कंपनीज एक्ट, फेमा, सेबी सब एक ही लाइन में, और वो 3 मैं बना के दूंगा, चौथा कॉलम तुम भरने का कंपनीज एक्ट, सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, लेकिन कुछ काम तुम करोगे ना, है कि नहीं? कुछ काम तो तुमको करना चाहिए, तो कंपनीज एक्ट वाला तुम भर के दोगे, ठीक है? करना कुछ भी नहीं है, खाली सेम ही फिल इन द ब्लैंक्स ही करना है, बट जब आएगा तब देख लेंगे, ठीक है? वैसे तो एक रेमेडी अपने पास है अपील फाइल करने का, एक ऑप्शन होता है सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स का। सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स का मतलब तुमने आर्बिट्रेशन, मीडिएशन, कंसीलिएशन ये वर्ड सुने होंगे शायद, बरोबर? तो ये अलग अलग तरीके हैं जहां पे मैं मीडिएशन पैनल, मीडिएशन कंसीलिएशन पैनल या आर्बिट्रेशन पैनल के पास जाता हूँ और उनको मैं दरख्वास्त करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। सेक्शन 442 ऑफ कंपनीज एक्ट जो मीडिएशन कंसीलिएशन के बारे में बात करता है, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर आप एक काम कीजिएगा। क्या काम कीजिएगा? आप यह काम कीजिएगा कि आप जो है हमारे केस कोर्ट में, एनसीएलटी में मत लीजिएगा। आप ये काम कीजिएगा कि मेरे केस को कोर्ट या एनसीएलटी में मत लीजिएगा। कारण हम नहीं चाहते कि मार्केट में हमारा नाम बदनाम हो। हम ये नहीं चाहते कि मार्केट में हमारा नाम बदनाम हो, हम थोड़ा सा सीक्रेटली प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं। अपनी भाषा में बोले तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, लीगली कोर्ट के परमिशन से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना चाहते हैं, ठीक है? तो अगर आप हमको ये परमिशन दीजिएगा तो हम ये कर पाएगा, समझा? तो उसके लिए सेटलमेंट का ऑप्शन होता है जो सेटलमेंट प्रोसीडिंग्स वाले पार्ट में कवर होगा, विच इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ कोर्स रेमेडी अवेलेबल फॉर। समझ में? देख बेटा, अभी तक तो मैंने जो है ना ये चैप्टर को मतलब स्टार्ट भी नहीं किया है। अभी तक तो मैंने जो है केवल तुमको चैप्टर के नाम का अर्थ बताया है, चैप्टर के नाम का अर्थ बताया है, ठीक है?